वंदे मातरम। आज ही हम पढ़ेंगे श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियाँ, कक्षा 8 चैप्टर 13 का लेक्चर 3। बच्चों, जब ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें कप्पा यानी आप जानते हैं कि कोई भी ध्वनि अगर हमें उत्पन्न करना है तो हमें कंपायमान वस्तु की ज़रूरत होती है। तो क्या हम सभी कंपायमान वस्तुओं की ध्वनियाँ सुन सकते हैं, है कि नहीं? तो ज़रूरी नहीं है कि हम सभी की सुन सकें, यानी कि लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड, जो 20 कंपन प्रति सेकंड यानी 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान नहीं सुन सकता है। ठीक है, कितने? 20 हर्ट्ज से, यानी हम कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की जो ध्वनि है मानव कान द्वारा संसूचित नहीं होती। ऐसी ध्वनियों को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। उधर लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ भी मानव कान हमारे नहीं सुन सकता। तो इसे भी कह सकते हैं कि ऐसी ध्वनियाँ मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती। ठीक है, तो अतः मानव कानों के लिए जो श्रव्य ध्वनि की जो परास है वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की। अर्थ कहने का मतलब ये है कि हम केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 20 के हर्ट्ज तक की आवृत्ति ही सुन सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे कि कुछ जंतु जैसे कि कुछ जंतु 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को सुनते हैं। कुत्ते में ये क्षमता होती है, इसलिए पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनियाँ उत्पन्न करने वाली सीटियों का यूज करते हैं, जिसे कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन मनुष्य नहीं। आप जानिएगा कि पराश्रव्य ध्वनि यानी अल्ट्रासाउंड उपकरण जो है, जो चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान और निदान के लिए प्रयोग किया जाता है, वो भी 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति पर कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पर है वे ध्वनि शोर तथा संगीत। हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की ध्वनि सुनते हैं, है ना? तो क्या हम सदैव जो ध्वनि सुनते हैं तो क्या हमारे लिए सुखद होती है? कभी कभी आपको ये कष्ट भी पहुंचाती है। कुछ ध्वनियाँ हमें सुखद होती है, उन्हें अच्छी लगती है, जबकि कुछ अच्छी नहीं लगती। मान लो कि आपके पड़ोस में निर्माण कार्य चल रहा है, क्या निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनि सुखद प्रतीत होती है? नहीं, है ना? ये आपको, या कोई बस है, ट्रक है, इसकी जो हॉर्न की ध्वनि आती है, तो ये क्या हमें अच्छी लगती है? नहीं। तो बच्चों, ऐसी ध्वनियाँ जो हमारे कानों को अप्रिय लगती है उसे शोर कहते हैं। कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी एक साथ बोले, अगर क्लास में सभी विद्यार्थी एक साथ बोले तो उत्पन्न होने वाली ध्वनियाँ को भी हम शोर कह सकते हैं। दूसरी ओर आप हम लोग जो है जो वाद्य यंत्रों की ध्वनियों का आनंद लेते हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उनसे जो हम सुनते हैं वो हमें बहुत अच्छी लगती है, सुस्वर ध्वनि है वो, जो हमारे कानों को सुखद लगती है। हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुस्वर ध्वनि कहलाती है, सितार के द्वारा उत्पन्न ध्वनि भी सुस्वर ध्वनि कहलाती है। लेकिन अत्यधिक तेज में बजने वाले, प्रबल हो जाए ऐसी ध्वनियाँ, तो वो हमें अच्छी नहीं लगेंगी, तब वे भी जो है जो है वो कहलाएंगी कि ये भाई शोर है। ठीक है, तो अब अगला है कि ध्वनि प्रदूषण। जैसे कि आप जानते हैं कि वायु प्रदूषण के बारे में पहले से ही हम जानते हैं। वायु में अवांछित गैस और कण की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है। यानी हवा में अवांछित चीज़ें और कण मिलते हैं तो ऐसे को वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक उसी तरह से वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। यानी क्या आप ध्वनि प्रदूषण से कुछ स्रोतों की सूची बना सकते हैं? तो बहुत सारी चीज़ें हैं ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की, जैसे कि प्रमुख है जैसे वाहन की ध्वनि, पटाखे की ध्वनि, मशीनों की ध्वनि, लाउड स्पीकर की ध्वनि, है ना? इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई भी चीज़ पटको उसकी ध्वनि, घर में जैसे बर्तन गिराए दो नीचे उसकी ध्वनि,
लाउड स्पीकर बजाओ, घर में तेज टीवी बजाओ, है ना। इस तरह से ऊंची आवाज़ में चलाए गए कुछ, जैसे टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर, रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण, ये जो है हमारे शोर का कारण बनते हैं, यानी ध्वनि प्रदूषण का कारण बनते हैं। हम कूलर, वातानुकूलित सभी ध्वनि प्रदूषण के लिए भी उत्तरदायी हैं। अब है कि ध्वनि प्रदूषण की क्या हानियां हैं, ध्वनि प्रदूषण से हानियां क्या है। हम जानते हैं कि परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण बनती है। मतलब जो हमारे आसपास बहुत सारा शोर होता है तो वो हमारे स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ता है। अनिद्रा, अति तनाव, ये हमारे उच्च रक्तचाप, चाप, चिंता, अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार हमारे बॉडी में उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इसके प्रदूषण लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की जो सुनने की क्षमता है वह अस्थायी या स्थायी रूप से कम हो जाती है बच्चों। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हमें ध्वनि के स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए। ये कैसे किया जा सकता है, जैसे कि इसके लिए वायुयान के इंजन, यातायात के वाहन, औद्योगिक मशीनों, घरेलू उपकरणों, रवसामक युक्तियाँ लगानी चाहिए। और जो आवासीय क्षेत्र है उनमें ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियत किया जाए, यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से थोड़ा दूर किया जाए या स्थापित किया जाए दूर। तो ध्वनि उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवास के क्षेत्र से दूर किया जाना चाहिए। अब इसे दूर कर देंगे तो हमारा जो है ध्वनि प्रदूषण करें। स्वचालित वाहन के हॉर्न का उपयोग कम से कम करें। टेलीविज़न हो, संगीत निकाय की ध्वनियाँ हो, उन्हें हम प्रबलता उनकी कम करनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए हमें साथ ही साथ सड़क पर, भवन के आसपास पेड़ लगाने चाहिए। और ये जो पेड़ पौधे हैं वो वाहनों के आवाज़, ध्वनियाँ, सीटियाँ, इन सबको अपने में समाहित कर लेती, इससे हमें ध्वनि आवाज़ों तक नहीं पहुँचेगी। बच्चों, श्रवण क्षति यानी जो सुनने की क्षमता है हमारी, वो पूर्णतया श्रवण क्षति जो विरले ही होती है, जन्म से ही होती है। आंशिक अशक्तता, डिसेबिलिटी, सामान्यता किसी बीमारी, चोट या उम्र के कारण होती है। कठिन श्रवण शक्ति वाले बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चे इंगित भाषा, सांकेतिक भाषा को सीखकर प्रभावशाली ढंग से संपर्क करते हैं, क्योंकि वाक्य शक्ति श्रवण परिणाम स्वरूप विकसित होती है। इसलिए श्रवण अशक्तता से ग्रस्त बच्चे की वाक शक्ति भी थोड़ा सा दोषपूर्ण होती है। औद्योगिकी प्रौद्योगिकी युक्तियों ने श्रवण क्षति व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में बहुत सुधार किया है और श्रवण क्षतिग्रस्तों के रहन सहन के वातावरण में भी सुधार के लिए समाज कहीं न कहीं हद तक बहुत जिम्मेदार है। तो आपने इस टॉपिक में पढ़ा ध्वनि प्रदूषण और श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियाँ। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। इसमें आपने पूरे चैप्टर में ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है ये सीखा। वानो वाक्य तत्व द्वारा कंपन उत्पन्न होती है ये सीखा। ध्वनि के लिए गैस यानी ठोस द्रव गैस की आवश्यकता नहीं होती हो सकती है। फिर कर्णपटा ध्वनि के कंपनों का अनुभव करता है, ये संकेत को मस्तिष्क तक भेजता है। इस प्रक्रिया को श्रवण कहते हैं, ये हमने सीखा। प्रति सेकेंड होने वाले दोलनों और कंपनों की संख्या दोलन की आवृत्ति कहलाती है, ये हमने सीखा। आवृत्ति को हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं, इस चैप्टर में हमने सीखा। कंपन का आयाम जितना ज़्यादा होता है उतनी ही प्रबल होती है उसकी आवाज़। कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है और ध्वनि अधिक तीक्ष्ण होती है। अप्रिय ध्वनियाँ शोर कहलाती हैं। अत्यधिक अवांछित ध्वनियाँ ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती हैं और ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए बहुत ही हानिकारक है। ध्वनि प्रदूषण को न्यूनतम करने के प्रयास करने चाहिए। सड़क के किनारे, अन्य स्थानों पर पेड़ लगाने से प्रदूषण कम किया जा सकता है। इस चैप्टर में हमने सीखा। जय हिंद, वंदे मातरम।